नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू कैफ़े पर। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पीवाईक्यू सीरीज़ चालू कर रखा है, जिसमें हम एनटीपीसी 2025 में पूछे गए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 8 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। आज ये 9वाँ वीडियो है। अगर आप अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और ये उनके लिए हेल्पफुल होगा जिनकी परीक्षाएँ आने वाले 4 या 5 महीने के बाद होने वाली है। 1-2 महीने में जिनकी परीक्षाएँ होने वाली है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीरीज़ तब तक कंप्लीट नहीं हो पाई होगी, ठीक है? तो आप लोग अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर वैदिक समाज में वैश्य वर्ग का कार्य था? तो वैश्य वर्ग का कार्य क्या था उत्तर वैदिक समाज में? तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं अनुष्ठान विशेषज्ञ, दूसरा ऑप्शन है अधीनस्थ वर्ग, तीसरा ऑप्शन है शासक वर्ग और चौथा ऑप्शन है उत्पादक वर्ग। तो जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या है? उत्पादक वर्ग। यानी जो उत्तर वैदिक समाज है, उसमें जो वैश्य वर्ग है, उनका काम क्या था? उत्पादन करना था, ठीक है? अब हम एक-एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो पहला ऑप्शन था अनुष्ठान विशेषज्ञ, यानी रिचुअल स्पेशलिस्ट। तो यह ब्राह्मण वर्ग का कार्य था। अनुष्ठान करने का कार्य किनका था? तो ये ब्राह्मणों का था, ठीक है? इनका मुख्य कार्य वेदों का अध्ययन, क्या है दोस्तों? यहाँ पे वेद लिखा हुआ है। वेदों का अध्ययन, शिक्षा देना और यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराना था, ठीक है? तो ब्राह्मण वर्ग का क्या कार्य था? उनका कार्य था वेदों का अध्ययन, शिक्षा देना और यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराना, ठीक? अधीनस्थ वर्ग का कार्य क्या था? तो यह शूद्र वर्ग का को दर्शाता है। अधीनस्थ वर्ग कौन होते थे? शूद्र वर्ग के लोग। इनका कर्तव्य ऊपर के तीनों वर्णों, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना था। जो शूद्र वर्ग था, इनका क्या कार्य था? इनका कार्य था ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। थर्ड ऑप्शन था हमारा शासक वर्ग, है ना, रूलिंग क्लास। तो यह क्षत्रिय या राजन्य वर्ग था। इनका मुख्य कार्य युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना तथा शासन चलाना था। तो क्षत्रियों का कार्य क्या था उत्तर वैदिक काल में समय में? तो उत्तर वैदिक समाज में क्षत्रियों का वर्ग कार्य था युद्ध करना था, प्रजा की रक्षा करना और शासन चलाना था। और लास्ट ऑप्शन था हमारा दोस्तों उत्पादक वर्ग, और ये हमारा राइट आंसर है। तो जो उत्पादक वर्ग था वो कौन था? वैश्य क्या होते थे? उत्पादक वर्ग होते। तो समाज की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं पर टिकी होती थी। तो वैश्यों का मुख्य कार्य क्या होता था? कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार, और वैश्यों का एकमात्र अधिकार था, है ना, व्यापार करना। ये सब एकमात्र अधिकार किनका था? वैश्यों का था। यानी वैश्य क्या क्या करते थे? कृषि करते थे, पशुपालन और व्यापार करते थे, और ये एकमात्र करदाता भी थे। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय कर मुक्त थे। टैक्स चुकाने का पूरा आर्थिक भार केवल वैश्य वर्ग पर था, ठीक है? उत्तर वैदिक समाज में कर कौन देता था? केवल वैश्य वर्ग ही कर देता था। वैश्यों की उपाधि, तो ब्राह्मण ग्रंथों में वैश्यों को अनस्य बलिकृत, क्या बोला गया? अनस्य बलिकृत कहा गया है, जिसका अर्थ है दूसरों को कर देने वाला, ठीक है? अनस्य बलिकृत किनको कहा गया है? वैश्यों को कहा गया है, जिनका वो कार्य क्या है? केवल दूसरों को जो है ना कर देते। इसका अर्थ क्या है? दूसरों को कर देने वाला। तो उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था, तो आधार में बदलाव क्या हुआ? जब ऋग वैदिक काल था तो उस समय वर्ण व्यवस्था किस पे था? कर्म पे था। यानी जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी जाति में यानी उसी वर्ग में डाला जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह पूरी तरह किस पे डिपेंड हो गया? जन्म पे। यानी जो जिस वर्ण से में पैदा होगा वो उसी वर्ण का होगा। जैसे क्षत्रिय वर्ण का जो संतान होगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, है ना, और वैश्य का जो होगा वो वैश्य कहलाएगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग वैदिक काल में क्या था? जो जैसा कर्म करेगा वो उस वर्ण में चला जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो हमने अभी पढ़ा कि पूरे समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय कर मुक्त थे। टैक्स चुकाने का पूरा कार्य केवल किस पे था? वैश्य पर निर्भर था, ठीक है? वैश्यों की उपाधि अनस्य बलिकृत है, हमने ऑलरेडी बता दिया है, उसका अर्थ होता है दूसरों को कर देने वाला, ठीक? अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि अनस्य बलिकृत का मतलब क्या होता है, तो अनस्य बलिकृत का मतलब होता है दूसरों को कर देने वाला। द्विज,
ट्वाइस बोर्न, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गों को सामूहिक रूप से द्विज कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? द्विज बोला जाता है। शूद्रों की स्थिति, तो शूद्रों की स्थिति क्या थी? शूद्रों को द्विज श्रेणी से बाहर रखा गया था। उन्हें उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनने और गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो उत्तर वैदिक समाज था उनमें क्या था कि जो शूद्र वर्ग था उनको उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार वो होता है जिसमें जनेऊ धारण कराया जाता है, और गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ण व्यवस्था का विकास और उत्पत्ति का स्रोत यानी इवोल्यूशन एंड सोर्सेस क्या है? तो प्रथम उल्लेख वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला और प्राचीनतम जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका पहला उल्लेख कहाँ पे है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किसमें है दोस्तों? पुरुष सूक्त में है। ब्रह्मा से उत्पत्ति का सिद्धांत, तो पुरुष सूक्त के अनुसार आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जो चारों वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति कैसे मानी गई है? ऐसे मानी गई कि जैसे जो आदि पुरुष हैं ब्रह्मा, वो कहाँ से हैं? मुख से, है ना। भुजाओं से कौन है? क्षत्रिय है, और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी के। ठीक है, गोत्र प्रथा, तो गोत्र यानी क्या होता है? अर्थात एक ही गाय के बाड़े से जुड़े लोग, एक ही गाय के बाड़े से जुड़े लोग, है ना। गोत्र का मतलब ये होता है। तो गोत्र की अवधारणा पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही स्थापित हुई, जिसने विवाह के नियमों को कड़ा कर दिया, है ना। यानी क्या हो गया कि एक गोत्र का मतलब जब भी कोई रिश्ता या कोई शादी करता था तो गोत्र देखकर ही उनकी शादी विवाह की जाने लगी थी। ठीक है, और यह पहली बार इसकी अवधारणा उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई थी। आश्रम व्यवस्था, तो मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मानकर 4 आश्रमों, कौन कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बांटा गया था। 100 वर्ष में यानी कि 0 से जो 25 वर्ष का उम्र है उस समय आपको माना जाएगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य 25 से 50 आपका होगा, 25 से 50 हो जाएगा गृहस्थ, है ना, गृहस्थ। फिर 50 से 75 हो जाएगा आपका वानप्रस्थ, और फाइनली 75 टू 100 ईयर आपका हो जाएगा संन्यास, है ना। तो इन 4 आश्रमों में मनुष्य का जीवन बांटा गया था। आगे देखिए, जाबालोपनिषद क्या है? जाबालोपनिषद यह पहला ग्रंथ है जिसमें पहली बार चारों आश्रमों का एक साथ स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि चारों आश्रमों का जो आश्रम व्यवस्था है उनका वर्णन स्पष्ट रूप से कहाँ मिलता है? तो जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक और भौगोलिक विस्तार। तो जो उत्तर वैदिक काल है उसका राजनीतिक और भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो भौगोलिक विस्तार है, आर्यों का विस्तार अब पंजाब सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़कर पूर्व की ओर गंगा यमुना दोआब यानी आर्यावर्त तक हो गई थी। ठीक है, यानी जो पंजाब है सप्त सिंधु प्रदेश जिसको कहा जाता है, उससे आगे बढ़कर गंगा यमुना के दोआब तक हो गया था। कबीलों का विलय यानी मर्जर ऑफ ट्राइब्स, तो ऋग्वैदिक काल के छोटे कबीले मिलकर बड़े जनपद बन गए थे। जिनको जन बोला जाता था वो छोटे छोटे कबीले वो आपस में मिलकर बड़े जनपद के रूप में हो गए थे। ठीक है, कुरु और पांचाल, भरत और पुरु कबीले मिलकर कुरु बने। कौन कौन सा कबीला मिलकर कुरु बना था? भरत और पुरु, भरत और पुरु मिलकर कुरु बने। क्रीवी और तुर्वस, है ना, क्रीवी और तुर्वस कबीले मिलकर पांचाल बने थे। ठीक है, तो कुरु कैसे बना था? भरत और पुरु मिलकर, और क्रीवी और तुर्वस से मिलकर पांचाल बना था। राजा की शक्ति में वृद्धि, तो सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रभाव कम हो गया और राजा का पद वंशानुगत हो गया। कैसा हो गया? उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया, यानी कि जो राजा बनेगा वो किसका लड़का होगा? राजा का ही लड़का होगा, नहीं एक ही वंश के होंगे। ठीक, साम्राज्यवादी यज्ञ, राजा अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए राजसूय, अश्वमेघ और वाजपेय यज्ञ करने लगे थे। तो राजा अपनी सॉवरेनिटी दिखाने के लिए क्या करना शुरू कर दिए? यज्ञ करना शुरू किए। कौन कौन से? राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ और वाजपेय यज्ञ। इनका जो है कि वो जो है कि यज्ञ करना राजाओं ने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी और कर के बारे में हम देखेंगे। तो उत्तर वैदिक शब्द क्या है, उनका अर्थ क्या है?
और उसके पहले पूर्ववर्ती समतुल्य शब्द क्या होते थे उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जो उत्तर वैदिक शब्द भाग दूध है ना, भाग दुग है ना, भाग दुग, उसका मतलब होता था राजस्व और कर वसूलने वाला अधिकारी। इनका काम क्या होता था? राजस्व और कर वसूलने वाला अधिकारी यानी टैक्स कलेक्टर। और मौर्य काल का इसको क्या बोले जाते हैं? समाहर्ता है। मौर्य काल में इनको क्या बोला जाता था? समाहर्ता। जो समाहर्ता है वही उत्तर वैदिक काल में भाग दुग कहलाता था, ठीक, टैक्स कलेक्टर। संग्रहित्री, संग्रहित्री क्या है दोस्तों? अगला संग्रहित्री। तो राजकोष का अध्यक्ष यानी ट्रेजरर, जो राजकोष है ना, ट्रेजरर जिनको बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता था उत्तर वैदिक काल में? संग्रहित्री कहा जाता था। और वही मौर्य काल में उनको सन्निधाता कहा जाने लगा था। क्या बोला जाता था? सन्निधाता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सूत, है ना। ये राजा का सारथी और दरबारी चारण यानी इतिहासकार हुआ करता था। सूत क्या होता था? इतिहासकार, राजा का सारथी और दरबारी चारण। और मुगल काल में इनको मीर बख्शी या फिर हरकारा कहा जाने लगा था। क्या बोला जाता था? मीर बख्शी। सूत को क्या बोला जाता था मुगल काल में? मीर बख्शी बोला जाता था। नेक्स्ट है सेनानी। सेना का सर्वोच्च कमांडर को क्या बोला जाता था? सेनानी, जिनको सल्तनत काल में आरिजे मुमालिक कहा जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? आरिजे मुमालिक। नेक्स्ट है बलि, है ना। तो ये एक प्रकार का कर था। उत्तर वैदिक काल में यह एक अनिवार्य कर बन गया था। क्या हो गया था? मैंडेटरी टैक्स था उत्तर वैदिक काल में। और ऋग वैदिक काल में यह क्या था? स्वैच्छिक भेंट थी। जो ऋग वैदिक काल में स्वैच्छिक भेंट थी वही उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाती है? एक मैंडेटरी कर हो जाती है। उसका नाम क्या था? बलि था, है ना। नेक्स्ट है हमारा भाग। तो कृषि उपज में राजा का नियमित हिस्सा यानी सामान्यतः 1/6 भाग जो होता था उसको क्या बोलते थे? भाग बोला जाता था। यानी जितना हिस्सा राजा लेता था कृषि के उपज में से उसको क्या बोलते थे उत्तर वैदिक काल में? भाग बोला जाता था। और सल्तनत काल में उसको क्या बोलते थे? खराज बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? खराज बोलते थे। नेक्स्ट है शुल्क। क्या है? शुल्क। तो व्यापारिक माल पर लगने वाला सीमा शुल्क या चुंगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में टोल टैक्स बोलते हैं, वो आधुनिक भारत का कस्टम ड्यूटी बन चुका है। जो आज कस्टम ड्यूटी है वो उत्तर वैदिक काल में उसको शुल्क बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख आविष्कार और साहित्यिक स्रोत। ठीक, तो लोहे की खोज यानी आयरन की डिस्कवरी। तो इस काल की सबसे बड़ी क्रांति लोहे की खोज थी, है ना। लगभग 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज होती है। भारत में लोहे के पहले साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। तो अगर पूछा जाए कि भारत में लोहे का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है। लोहे का नाम, तो वेदों में लोहे को क्या बोला गया? श्याम अयस बोला गया है। ठीक है, श्याम अयस या कृष्ण अयस। ठीक, तो तांबे को लोहित अयस कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस, लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस। लोहित लोहे को नहीं बोला गया है, याद रखिएगा दोस्तों। लोहित तांबे को बोला गया है, लोहे को बोला गया है श्याम या कृष्ण अयस। ठीक, चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW। ठीक, तो इस काल के लोग जिस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे उसे PGW कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंटेड ग्रे वेयर, PGW कहा जाता था। ठीक, उपनिषद, ये हिंदू दर्शन का मुख्य स्रोत था। इनकी कुल संख्या 108 है और इनका मुख्य विषय आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान है। तो उपनिषद की संख्या कितनी थी? 108 थी और ये हिंदू दर्शन का एक मुख्य सोर्स हुआ करता था। ठीक है, उपनिषद। और इनका मुख्य विषय क्या है? आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, है ना। यानी आत्मा और ब्रह्म यानी भगवान का ज्ञान ही इनका मुख्य विषय हुआ करता था। आगे है महाकाव्य। तो इसी कालखंड के अंत में 2 महान महाकाव्यों की रचना हुई थी। वो कौन कौन से थे? महाभारत, जिसे जय संहिता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जय संहिता। और दूसरा है रामायण। तो महाकाव्य, जो 2 महाकाव्यों की रचना हुई थी उसमें पहली कौन सी थी? महाभारत और दूसरी रामायण। तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब देखेंगे ऋग्वैदिक बनाम उत्तर वैदिक समाज के बारे में, यानी कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था और उत्तर वैदिक समाज कैसा था, उसका एक कंपैरिजन चार्ट है यहाँ पे, तो आप लोग उसको देखेंगे। ठीक, तो वर्ण व्यवस्था का आधार, पहले ये देख लो दोस्तों कि जो ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल जो है हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था। और उत्तर वैदिक काल था 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। अगर कोई पूछेगा कि वैदिक काल कितने टाइम तक था, तो ये दोनों मिलाकर के यहाँ दोस्तों वैदिक काल है। यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा पीरियड था? वैदिक काल।
वैदिक काल दो भागों में डिवाइड हुआ है। पहला है ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, तो चलिए हम तुलना के आधार पर देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज कैसा था और उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था। तो वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म या व्यवसाय के पर आधारित है, यानी कि आप जैसा कर्म करेंगे आप उसी वर्ण के माने जाएंगे। लेकिन उत्तर वैदिक में चलते जाते ये क्या हो गया था, जन्म पर या जाति पर आधारित हो गया था, यानी आप जिस जाति में पैदा होंगे आप उसी जाति के यानी उसी वर्ण के कहलाएंगे। अच्छा, तो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशु पालन, यानी पेस्टोरलिज्म। क्या था? पेस्टोरलिज्म। और वही आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है कि मुख्य पेशा बन जाता है। कर प्रणाली, जो बलि था राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट ऋग्वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाती है, एक मैंडेटरी टैक्स के रूप में बदल जाती है। बलि क्या था? जो एक राजा को स्वैच्छिक दी जाने वाली भेंट थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाते जाते ये क्या हो जाता है, एक अनिवार्य टैक्स के रूप में बदल जाता है। प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र यानी पुरंदर, अग्नि और वरुण, ये क्या थे, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। वही उत्तर वैदिक काल में जाते जाते ये क्या हो जाते हैं, प्रजापति यानी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जो है कि प्रमुख देवता जो है हो जाते हैं। ठीक है। महिलाओं की स्थिति, तो उपनयन का अधिकार था, सभा समिति में जाती थी ना महिलाएं, क्या करती थी, उनको महिलाओं को उपनयन का भी अधिकार दिया गया था और वो सभा और समिति में भी हिस्सा ले पाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके महिलाओं के जो है अधिकार और घट जाते हैं। सभा में प्रवेश वर्जित और बाल विवाह शुरू हो गए, यानी जो सभा था जिसमें ऋग्वैदिक काल के समय में जिस सभा में महिलाओं को जाने की अनुमति थी, वही उत्तर वैदिक काल में उस सभा में महिलाओं को प्रवेश वर्जित कर दिया गया और उनका बाल विवाह भी शुरू हो जाता है। धातु का ज्ञान, तो तांबे, तो मैंने बताया था दोस्तों, तांबा को लोहित अयस बोलते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। लोहे को बोलते हैं कृष्ण या श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस। तो धातु का ज्ञान, तांबे का ज्ञान था, लोहे से अनजान थे। ऋग्वैदिक काल वाले लोहे से अनजान थे, वही उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है जिसको श्याम या कृष्ण अयस भी बोलते हैं। इसी को कृषि, और इस लोहे की खोज ने ही कृषि क्रांति लाई थी, यानी जब लोहे की खोज हुई तो नए नए उपकरण बनने लगे जिससे कृषि करने में आसानी हो लगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इस प्रश्न से जुड़े हुए जितने भी रैपिड वन लाइनर हैं, टॉप वन लाइनर, उनको हम रैपिड राउंड की तरह कवर करेंगे। तो आप लोगों को इसका फटाफट आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। तो पहला है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है ना? तो सभा और समिति को किस वेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, अथर्ववेद है। याद रखिएगा, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो याद रखिएगा प्रजापति, ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था जो उत्तर वैदिक काल में महत्व खो बैठा? तो इंद्र है ना, जिनको पुरंदर कहा जाता था, ये ऋग्वैदिक काल के बहुत महान देवता थे, प्रमुख देवता थे, और ये उत्तर वैदिक काल में अपने जो है कि महत्व को खो बैठते हैं। ठीक है, इनका महत्व धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में कम होता जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा तमसो माँ ज्योतिर्गमय ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, किस उपनिषद का हिस्सा है? तो याद रखिएगा बृहदारण्यक है ना, बृहदारण्यक उपनिषद की ये एक श्लोक है। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्मय है ना। अगला है, नचिकेता और यमराज का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो कठोपनिषद में वर्णित है। नचिकेता और यमराज का संवाद किस में है? कठोपनिषद में है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? तो मुद्रा की इकाइयां थे। शुरुआत में ये सोने के आभूषण थे। निष्क और शतमान क्या थे? शुरुआत में सोने के आभूषण थे जो आगे चलकर मुद्रा की इकाइयां बन जाती हैं। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी अथर्ववेद में कहा गया है।
और गोत्र शब्द का पहली बार इस्तेमाल भी अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए रचे गए 6 अंगों को क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है वेदांग। क्या बोला जाता है दोस्तों? वेदांग बोला जाता है। तो वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6 थी। कौन कौन से थे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यज्ञ और कर्मकांडों के नियम किस वेद में दिए गए हैं? तो यजुर्वेद में दिए गए हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में है। जो कर्म यज्ञ और कर्मकांड है, इनके नियम किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। ठीक है, और यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों मिलेंगे। ठीक, यानी पद्य यानी होता है कविता, गद्य होता है मतलब पैराग्राफ। ठीक है, जैसे कहानी टाइप में। जादू टोना, वशीकरण और चिकित्सा का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। जादू टोना, वशीकरण और चिकित्सा का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। भारतीय संगीत का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। यानी जो संगीत है उसका जनक किस वेद को माना गया है? सामवेद को माना गया है। उत्तर वैदिक काल में कर यानी टैक्स वसूलने वाले मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? तो भागदूग कहते थे। क्या बोलते थे? भागदूग। ये क्या होते थे? ये टैक्स कलेक्टर होते थे। क्या होते थे? टैक्स कलेक्टर होते थे। राजसु यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजा को दिव्य शक्ति और सर्वोच्चता प्रदान करना था। राजसु यज्ञ का मुख्य उद्देश्य राजा को दिव्य शक्ति और सर्वोच्चता प्रदान करना था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया था? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय हमारा जो है कृषि बन जाता है ना, जो कि ऋग वैदिक काल में क्या था? आपका पशुपालन था। यानी पशुपालन से वो लोग कृषि की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये अतरंजी खेड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा में है। उत्तर प्रदेश के एटा में अतरंजी खेड़ा है, जहाँ से भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अब हम देखेंगे दोस्तों क्रोनोलॉजिकल डेट एंड टाइमलाइन रिकैप, है ना। तो पहला है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक क्या था? तो आपको मालूम है कि यह ऋग्वैदिक काल था। आर्यों का सप्त संदेव प्रदेश में निवास, पशुपालन मुख्य पेशा इनका हुआ करता था। और वर्ण व्यवस्था उस समय क्या हुआ करती थी? कर्म पर आधारित हुआ करती थी। 1000 बीसी में क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में लोहे, जिसको श्याम अयस्क की खोज बोलते हैं ना, श्याम अयस्क बोलते हैं, उसकी खोज होती है। ठीक है, लोहे की खोज होती है। कृषि में लोहे के प्रयोग से भारी उत्पादन यानी सरप्लस की शुरुआत होती है। यानी जब लोहा खोजा जाता है तो उससे नए उपकरण बनते हैं, जिससे अच्छे तरीके से खेती होती है, ज्यादा क्षेत्र में खेती होती है, तो जिससे अनाजों का सरप्लस शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, तो उत्तर वैदिक काल का समय था ये। आर्यों का गंगा यमुना दोआब में विस्तार हुआ था। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो जाती है। जो पहले कर्म पे आधारित थी वो अब जाके जन्म पर आधारित हो जाती है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना भी इसी काल में हुआ था। ऋग्वेद का जो है कि रचना पहले ही हो चुका होता है, और बाकी जो 3 वेद होते हैं ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन सब की रचना आपका उत्तर वैदिक काल में होता है। 600 ईसा पूर्व के बाद का समय जो होता है वो महाजनपद काल और द्वितीय नगरीकरण यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत मानी जाती है। जो पहला अर्बनाइजेशन था वो कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता था। ठीक, तो इसी के साथ हमारा दोस्तों पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों वो क्या है? उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक सशस्त्र विद्रोह 1817 के पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? यानी ये क्या था? जो उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन थे उसके विरुद्ध में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक सशस्त्र प्रतिरोध हुआ था। कब हुआ था? 1817 में, जिसको बोलते हैं पाइका विद्रोह। तो उसके नेता कौन थे? तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। बक्सी जगबंधु, दूसरा ऑप्शन है सिद्धू मुर्मू, तीसरा ऑप्शन है चित्तू सिंह और चौथा ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बक्सी जगबंधु। ठीक है, तो जो पाइका विद्रोह होता है 1817 में, उसके नेता बक्सी जगबंधु थे। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में डिटेल में देखेंगे।
तो बख्शी जगबंधु के बारे में देख लीजिए। इनका पूरा नाम था बख्शी जगबंधु विद्याधर। क्या नाम था? बख्शी जगबंधु विद्याधर। ये खुर्दा, कहाँ से थे? खुर्दा, जिनको जो अभी का फिलहाल का जो टाइम है उसको खुर्दा बोलते हैं ना। अभी भी जब खुर्दा रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको खुर्दा ही लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में, और इंग्लिश में खुर्दा लिखा हुआ मिलेगा। तो ये खुर्दा उड़ीसा के राजा के सैन्य कमांडर हुआ करते थे। जो उड़ीसा के राजा थे उनके ये सैन्य कमांडर थे, और ये पाइका विद्रोह के क्या थे? नेता थे, यानी नेतृत्व करता थे। और पाइका विद्रोह कब शुरू होता है? तो 1817 में शुरू होता है। ठीक है। सिद्धू मुर्मू, तो ये प्रसिद्ध संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1855-56 के समय में हुआ था। उसके ये क्या थे? मुख्य नेता थे। इन्होंने अपने भाइयों कान्हू, चांद और भैरव के साथ मिलकर राजमहल की पहाड़ियों में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ महाविद्रोह किया था। तो जो संथाल विद्रोह था इनमें 4 लोग थे। वैसे सिद्धू और कान्हू फेमस हैं, लेकिन 4 लोग थे, 4 भाई थे। ये चारों भाई मिलकर जो है कि संथाल विद्रोह करते हैं। कहाँ करते हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड में है, वहाँ पे अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। नाम क्या है इनका? फिर से एक बार याद रखिएगा। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। और समय कौन सा था? तो 1855 से 56 वाला समय था जब संथाल विद्रोह होता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे चित्तू सिंह। तो ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुए रामोसी विद्रोह, जो रामोसी विद्रोह हुआ था दोस्तों 1822 में, उसके प्रमुख नेता चित्तू सिंह थे। इन्होंने ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के खिलाफ हथियार उठाया। ये क्या किए थे? जो ब्रिटिश भू राजस्व नीति थी उनके खिलाफ जो है विद्रोह करने का काम किसने किया था? तो चित्तू सिंह ने किया था। और कौन, उस विद्रोह को क्या नाम दिया गया था? रामोसी विद्रोह। कब हुआ था? 1822 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि ये रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र है ना, वहां पे हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये 1922 में आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में हुए रंपा विद्रोह है ना, जो रंपा विद्रोह है ना, उसके महान नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक, और ये रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में। अब देखिए कैसे याद करना है। रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था, 1822 में रामोसी है ना, और उसके 100 साल के बाद रामोसी से आप कनेक्ट करिए रंपा, रामोसी से कनेक्ट करिए रंपा, यानी रामोसी विद्रोह के 100 साल के बाद ही रंपा विद्रोह हुआ था 1922 में, जिसके नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम राजू थे। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर प्रसिद्ध फिल्म RRR भी बनी हुई है। जो RRR मूवी है ना, इन्हीं पर बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब पाइका विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो पाइका विद्रोह का मूल आधार और प्रमुख कारण क्या था? तो पाइका कौन थे, इनके बारे में जानते हैं। पाइका उड़ीसा की पारंपरिक लड़ाकू जनजाति थी। कौन सी थी? लड़ाकू जनजाति थी। ठीक है, जिनको ट्रेडिशनल मिलिशिया बोलते हैं, मिलिटिया है ना, मिलिशिया पढ़ते हैं, मिलिशिया, जो शांति काल में खेती करती थी और युद्ध के समय राजा के लिए लड़ाई करती थी, है ना। ये जो पाइका कौन थे? ये शांति काल में खेती करने वाले लोग थे और युद्ध के समय में राजा के साथ युद्ध किया करते थे, है ना। ये एक लड़ाकू जनजाति थी। जमीन की जब्ती, अंग्रेजों ने 1803 में ओडिशा जीतकर पाइकों की कर मुक्ति यानी रेंट फ्री जमीनें, जिन्हें जागीर कहा जाता था, उसको जब्त कर लिया था। कब किया था? 1803 में। और अंग्रेजों ने उड़ीसा की स्थानीय कौड़ी है ना मुद्रा को बंद कर दिया और टैक्स चांदी के सिक्कों में मांगना शुरू कर दिया। वो क्या किए, जो है कि कर मुक्त जो जमीन था उड़ीसा में, उसको 1803 में अंग्रेजों ने क्या कर लिया? जब्त कर लिया। और जो उड़ीसा के स्थानीय कौड़ी थी ना, मुद्रा की जो इकाई कौड़ी थी, उसको बंद कर दिया और चांदी के सिक्कों में क्या किया? अंग्रेजों ने कर मांगना शुरू किया। नमक पर एकाधिकार, तो अंग्रेजों ने समुद्र तट के से नमक बनाने पर रोक लगा दी और नमक पर भी भारी टैक्स लगा दिया, जिससे स्थानीय लोगों में भयंकर आक्रोश फैल गया। तो पहला कारण था कि जमीन की जब्ती, दूसरा कारण था कौड़ी मुद्रा का अंत, और तीसरा था नमक पर एकाधिकार। अंग्रेजों ने क्या किया कि नमक बनाने पर रोक लगा दी और जो नमक बनाते भी थे उनके ऊपर बहुत भारी टैक्स लगा दिया था। तो यह विद्रोह मुख्य रूप से खोरधा, बानापुर और पिपली क्षेत्र में भड़का और जल्द ही पूरे उड़ीसा में फैल गया था। तो ये 3 कारणों की वजह से यह विद्रोह हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, किस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो खोरधा, यानी जो खुर्दा है आज का समय में, बानापुर और पिपली, इन क्षेत्रों में यह जो है विद्रोह हुआ था।
खोरधा का राजवंश, है ना, तो खोरधा का राजवंश के बारे में हम देखेंगे। तो विद्रोह के समय खोरधा के तत्कालीन राजा कौन थे? मुकुंद देव द्वितीय थे। कौन थे? मुकुंद देव द्वितीय थे, ठीक है। राजा की भूमिका, पाइकों ने राजा मुकुंद देव द्वितीय को अपना नाम मात्र का नेता यानी नॉमिनल हेड घोषित किया, जबकि वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहे थे? बख्शी जगबंधु विद्याधर कर रहे थे। क्या नाम था इनका पूरा? बख्शी जगबंधु विद्याधर था। जगबंधु का आत्मसमर्पण, लंबे छापामार युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारी सैन्य कार्रवाई के कारण बख्शी जगबंधु ने 1825 में आत्मसमर्पण कर दिया था। कब इन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया? 1825 में आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए अब कंफ्यूजन देख लेते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा है, उसके बारे में कंफ्यूजन है, तो उसको हम क्लियर कर लेंगे यहाँ पे। तो जो 1857 की क्रांति है, तो इसे आधिकारिक रूप से वीडी सावरकर द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो वीडी सावरकर के द्वारा 1857 की जो सिपाही विद्रोह था, है ना, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया है। किसने दिया? वीडी सावरकर ने ना। (1817) का पाइका विद्रोह, तो उड़ीसा सरकार ने केंद्र से इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करने की मांग की थी, क्योंकि यह 1857 से 40 साल पहले हुआ था। तो जो 1817 का पाइका विद्रोह था, तो इसके लिए उड़ीसा सरकार ने केंद्र सरकार को बोला कि जो पाइका विद्रोह है 1817 में जो हुआ था, उसको जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए। क्यों? क्योंकि ये 1857 के क्रांति से 40 साल पहले ही हो गया था। तो निष्कर्ष क्या निकला कि केंद्र सरकार ने आधिकारिक टैग तो नहीं बदला, लेकिन 2017 से इसे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में 1857 के पूर्व के एक बड़े सशस्त्र जन विद्रोह के रूप में शामिल कर लिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को तो आधिकारिक तौर पर यह टैग नहीं दिया कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन 2017 से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में इसे जोड़ दिया गया और इसको 1857 के पूर्व एक बड़े सशस्त्र जन विद्रोह के रूप में शामिल कर दिया गया। किसमें? अपने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में। अब हम देखेंगे कि पाइका विद्रोह 1817 बनाम 1857 की क्रांति। तो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ है, उसके 40 साल के बाद आपका 1857 की क्रांति हुई है। तो तुलना का आधार इस साइड में है ना, और उसके बाद क्या क्या हुआ उसको हम देखेंगे। तो भौगोलिक विस्तार देखते हैं। तो जो पाइका विद्रोह है वो केवल उड़ीसा यानी खोरधा क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन जो 1857 की क्रांति थी यह उत्तर और मध्य भारत का विशाल क्षेत्र को कवर करती थी। जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन था वो उत्तर भारत और मध्य भारत को कवर करती थी। तत्कालीन कारण क्या था? तो कौड़ी मुद्रा की समाप्ति, जागीरों की जब्ती और नमक कर, ये जो 3 तत्कालिक कारण थे। लेकिन जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी जो तत्कालीन कारण थी वो थी सेना में चर्बी वाले कारतूस, है ना। उस जो राइफल का नाम क्या था? इनफील्ड राइफल था ना। तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था इनफील्ड राइफल में। ये 1857 की क्रांति का इमीडिएट रीजन था। नाम मात्र का नेता कौन था? तो राजा मुकुंद देव द्वितीय जो खोरधा के राजा थे वो नाम मात्र के नेता थे। और वैसे ही 1857 की क्रांति में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को नाम मात्र का नेता घोषित किया गया था। मुख्य सैन्य कमांडर कौन था? तो मुख्य सैन्य कमांडर थे बख्शी जगबंधु, और वही 1857 की क्रांति में थे बख्त खां और तात्या टोपे जो है कि मुख्य सैन्य कमांडर हुए थे, ठीक। विद्रोही वर्ग कौन था? तो स्थानीय योद्धा, पाइका, किसान और आदिवासी। जो पाइका विद्रोह था उसमें जो विद्रोही वर्ग कौन थे? पाइका लोग थे, किसान और आदिवासी थे। वहीं 1857 की क्रांति में सिपाही, किसान और सत्ता गंवा चुके रजवाड़े, जो रजवाड़े जो अपनी सत्ता को गंवा चुके थे उन्होंने भाग लिया था। परिणाम क्या हुआ? तो विद्रोह कुचल दिया गया। 1825 में आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? बख्शी जगबंधु ने 1825 में आत्मसमर्पण कर दिया। और वैसे ही 1857 वाले में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट जो है कि कंट्रोल भारत पे लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं पाइका विद्रोह और 1857 की क्रांति में।
अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे ब्रिटिश कालीन जनजातीय और किसान विद्रोह शब्दावली, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टैक्स क्या क्या था उसके बारे में देखेंगे। तो विद्रोह से जुड़ी शब्दावली, उसका अर्थ क्या था, और समतुल्य विपरीत शब्द क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो बख्शी कौन था? बख्शी थे सेना का सर्वोच्च कमांडर को क्या बोला जाता था? बख्शी बोला जाता था। क्या बोलते थे? बख्शी, है ना। मुगल काल में इनको मीर बख्शी बोला जाने लगा। जो विद्रोह से जुड़ी हुई शब्दावली बख्शी है उसको मुगल काल में क्या बोलते थे? मीर बख्शी बोला करते थे, जो कि सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था। पाइका कौन था? तो ओडिशा के पारंपरिक पैदल सैनिक और किसान, जो पैदल सैनिक और किसान थे उनको पाइका बोला जाता था। और मराठा साम्राज्य के बरगीर के बराबर ये थे। मराठा साम्राज्य के बरगीर के ये बराबर थे, ठीक है। जागीर क्या था? सैन्य सेवा के बदले दी गई कर मुक्त भूमि, यानी रेंट फ्री लैंड को क्या बोला जाता था? जागीर बोला जाता था। और संतलत काल में इसको इक्ता बोला जाता था, हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। इक्ता किसको बोला जाता था? कर मुक्त भूमि को इक्ता बोला जाता था। कौड़ी क्या था? समुद्र से प्राप्त होने वाली स्थानीय मुद्रा, यानी सेल करेंसी। कौड़ी क्या थी? एक जो है कि मुद्रा थी। वही सल्तनत कालीन क्या थी? जीतल, है ना। और चांदी का टंका, चांदी का टंका और जीतल जो है कि सल्तनत काल में प्रयोग किया जाता था स्थानीय मुद्रा के रूप में। दीकू तो आदिवासियों द्वारा बाहरी लोग, यानी अंग्रेज महाजन के लिए प्रयुक्त शब्द। जो आदिवासी थे उनके द्वारा जो बाहरी के लोग थे ना, अंग्रेज या महाजन, उनको क्या बोला जाता था? दीकू बोला जाता था। तो याद रखिएगा दीकू कौन है ना। तो दीकू बाहरी लोगों को आदिवासी लोग दीकू बुलाते थे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट तुम्हारा हुल। तो संथाल भाषा में विद्रोह या क्रांति। तो संथाल भाषा में विद्रोह या क्रांति को बोला जाता था हुल। क्या बोला जाता था? हुल। और ये मुंडा विद्रोह में इसको क्या बोला जाता था? उलगुलान। क्या बोलता थे? विद्रोह को उलगुलान बोला जाता था। जैसे मुंडा उलगुलान, क्या उसको बोलते हैं? मुंडा विद्रोह बोलो चाहे मुंडा उलगुलान भी कह सकते हो उसको। तो सूर्यास्त कानून क्या था? एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी। तो सूर्यास्त कानून यह था कि तय तारीख के सूर्यास्त तक अगर टैक्स नहीं चुकाए तो जमींदारी आपकी नीलाम हो जाएगी। क्या हो जाती थी? नीलाम। तो सूर्यास्त कानून यही होता था कि अगर जो डेट आपको दिया गया है टैक्स चुकाने के लिए, अगर आप उस डेट को टैक्स नहीं चुका पाते हैं तो आपकी जो है कि जमींदारी को नीलाम कर दी जाएगी। आगे देखेंगे हम कि ब्रिटिश भारत के प्रमुख विद्रोह पर आधारित ऐतिहासिक पुस्तकें कौन कौन सी हैं। जो इम्पोर्टेंट बुक हैं वो कौन कौन, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। तो पहला है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी रचना की थी। किस बुक की? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और इसी में इन्होंने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, तो वो बी डी सावरकर की रचित बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है, ठीक है। आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित यह महान उपन्यास 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पे है? सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। तो वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया दोस्तों? तो आनंद मठ से लिया गया। ये बुक की रचना हुई थी 1875 में, याद रखिएगा, ठीक है, 1875 में। आगे देखते हैं। माफ करिएगा दोस्तों, ये फैक्ट हमने गलत लिख दिया है, 1875 नहीं है। एक बार हम इसको देख लेंगे तो हम आपको लास्ट में बता देंगे कि आनंद मठ की रचना कब हुई थी। नहीं तो एक सेकंड रुकिए, मैं इसको अभी क्लियर कर लेता हूँ। आनंद मठ, तो हाँ, तो 1882 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों आनंद मठ की जो है कि प्रकाशन? 1882 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन था डेट को लेके। तो आनंद मठ की रचना अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, ठीक है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया।
नील दर्पण, अगला कौन सा है बुक? नील दर्पण। तो दीनबंधु मित्र द्वारा रचित यह प्रसिद्ध नाटक बंगाल के नील विद्रोह, जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 का, तो उस पे आधारित यह किताब रचित गई है, कि जिसका नाम क्या था? नील दर्पण। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ये क्या है? एक नाटक है। नील दर्पण क्या है? एक प्रसिद्ध नाटक है। इसमें किसानों की दुर्दशा पर जो है कि एक नाटक लिखी गई थी, किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है। द संथाल इंसरेक्शन, क्या है? द संथाल इंसरेक्शन, के दत्ता द्वारा रचित जो संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह, हुल को क्या बोलते हैं? विद्रोह, है ना, का विस्तृत प्रामाणिक इतिहास है। किसके द्वारा लिखा गया है बुक? द संथाल इंसरेक्शन, के दत्ता द्वारा लिखा गया है। ठीक है। सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, तो ये किसके द्वारा रचित है? तो ये एस.बी. चौधरी के द्वारा रचित है। ठीक है। तो एस.बी. चौधरी ने कौन सी बुक लिखी है? सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इस प्रश्न से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट जो है कि वन लाइनर है उसको कवर करेंगे। तो पहला है हमारा, इसको थोड़ा फास्ट पेस पे करेंगे, है ना, हाई पेस पे। उल गुलान यानी महान हलचल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा ने किया था, जिसको मुंडा विद्रोह कहते हैं ना, उस वही है। 1899 से 1900 में हुआ था ये उल गुलान। ठीक। संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह, 1855 के 4 प्रमुख नेता कौन थे? तो चारों भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ठीक। बंगाल के पागलपंथी विद्रोह जो कि 1825 में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो करम शाह और उनके पुत्र टीपू ने किया था। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1825 में। खासी विद्रोह 1829 से 33 मेघालय क्षेत्र में किसके नेतृत्व में हुआ? तो खासी विद्रोह हुआ था तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में किसने शुरू किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। किसने? बुद्धू भगत ने। अहोम विद्रोह 1828 असम में किसके नेतृत्व में हुआ? तो अहोम विद्रोह हुआ था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। रामोशी विद्रोह हमने बताया दोस्तों 1822 में हुआ था। पश्चिमी घाट में किसने शुरू किया था? चित्तू सिंह ने। और इसी के बाद बताया था मैंने 1922 100 साल के बाद, है ना, प्लस 100 ईयर हुआ था रंपा विद्रोह। किसने किया था? तो अलूरी सीताराम राजू ने किया था, याद होगा आपको। तो बंगाल का प्रसिद्ध नील विद्रोह 1859 किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में आपका नील विद्रोह 1859 का लड़ा गया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। भारत के किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। मालाबार जो तट है ना केरल का, वहां पे मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबा राम सिंह और भगत जवाहर मल थे। तो कूका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबा राम सिंह और भगत जवाहर मल। गोदावरी क्षेत्र का रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। इन्हीं के ऊपर RRR मूवी बनी है, याद रखिएगा दोस्तों। बंगाल का तेभागा आंदोलन, है ना, तेभागा आंदोलन 1946 किससे संबंधित था? तो फसल के 2/3 हिस्से की मांग करने वाले किसानों से, है ना। तो तेभागा आंदोलन किससे संबंधित था? फसल के 2/3 हिस्सों की मांग करने वाले किसानों से। कब हुआ था? 1946 में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो रामोसी कृषक दल, है ना, रामोसी कृषक दल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? वासुदेव बलवंत ने। ये कब हुआ था? 1879 में हुआ था। 1879। ब्रिटिश भारत में सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो बंगाल और बिहार में सन्यासी विद्रोह हुआ था। इसका टाइम पीरियड है 1763 टू 1800। ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्रोनोलॉजिकल डेट एंड टाइमलाइन रिकेप। तो पहला डेट है हमारा 1803। तो 1803 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मराठों को हराकर ओडिशा यानी खुर्दा पर कब्जा कर लेना था। ठीक है। 1804 में क्या हुआ था? तो खुर्दा के राजा का अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विफल सशस्त्र प्रयास था। ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ जो एक सशस्त्र प्रयास था वो 1804 में किया गया था। किसके द्वारा? खुर्दा के राजा के द्वारा। 1817 में क्या हुआ? तो बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में पाइका विद्रोह हुआ था। यही हमारा आज का मेन प्रश्न है। बानापुर पुलिस स्टेशन पर हमला और ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी गई थी पाइका विद्रोह के द्वारा। ठीक है। 1825 में क्या हुआ था?
तो अंग्रेजों ने भारी दमन चक्र के बाद बख्शी जगबंधु का आत्म समर्पण करा लिया था। जो है कि हमारे बख्शी जगबंधु विद्याधर थे, वो क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं 1825 में अंग्रेजों के सामने। 1829 में क्या हुआ, तो नजरबंदी के दौरान कटक में बख्शी जगबंधु का निधन हो जाता है, यानी 4 साल के बाद, आत्मसमर्पण के 4 साल के बाद इनकी कटक के बख्शी जो है कटक है ना, वहां पे नजरबंदी के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। 1855-56 में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह हुआ था, किनके नेतृत्व में हुआ था, सिद्धू कान्हू और है ना, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह, जिसको बोलते हैं संथाल हुल। 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिनको बोला जाता है, किसने बोला था, बी.डी. सावरकर ने बोला था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। हम चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है, मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मुख्यतः राजकीय, कृषि और राजभूमि पर कृषि के अधीक्षण के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, ये हाथ से टच होके ये पूरा मार्किंग हो जाता है, कोई बात नहीं। तो प्रश्न फिर से सुनिए, मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मुख्यतः राजकीय, कृषि और राजभूमि पर कृषि के अधीक्षण के लिए उत्तरदायी था। तो हमारा ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, पहला है पन्याध्यक्ष, क्या है, पन्याध्यक्ष, दूसरा है समाहर्ता, तीसरा है अक्षपटलाध्यक्ष और चौथा है सीताध्यक्ष, है ना। तो कृषि और राजभूमि पर कृषि के अधीक्षण के लिए उत्तरदायी था हमारा, राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी, सीता अध्यक्ष। ठीक है, अब हम एक एक ऑप्शन के बारे में देखेंगे डिटेल में। तो पण्याध्यक्ष क्या था, पण्याध्यक्ष था यह व्यापार और वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स का अधीक्षक यानी सुपरिंटेंडेंट। पण्याध्यक्ष क्या था, यह व्यापार और वाणिज्य का अधीक्षक था ना। इसका काम बाजार, कीमतों और मापतौल को नियंत्रित करना था। बाजार को, कीमतों को और मापतौल को नियंत्रित करने का कार्य किसका था, पण्याध्यक्ष का था। नेक्स्ट है समाहर्ता, तो यह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यानी फाइनेंस मिनिस्टर था। पूरे साम्राज्य से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी इसी की होती थी। तो टैक्स कलेक्टर कौन था, समाहर्ता था। ठीक है, अक्षपटलाध्यक्ष कौन था, तो यह महालेखाकार यानी अकाउंटेंट जनरल था। इसका मुख्य कार्य क्या था, राजकीय रिकॉर्ड, कागजात और आय व्यय का हिसाब रखना था। अक्षपटलाध्यक्ष का कार्य क्या था, राजकीय रिकॉर्ड, कागजात और आय व्यय का हिसाब रखना इसका मुख्य कार्य था। नेक्स्ट है सीताध्यक्ष, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो मौर्य काल में राजा के सीधे नियंत्रण वाली भूमि को सीता कहा जाता था और इसी सीता भूमि पर कृषि करवाने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य काल में वह भूमि जो सीधे राजा के नियंत्रण में थी उसको क्या बोला जाता था, सीता बोला जाता था। और इसी सीता भूमि पर कृषि करवाने वाले, है ना, कृषि कार्य करवाने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता था, सीता अध्यक्ष बोला जाता था। अब हम आगे देखेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था, है ना, यानी मौर्यन इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर के बारे में हम देखेंगे। तो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी, कैसी थी ये, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी। मौर्य अर्थव्यवस्था पूरी तरह से राज्य यानी स्टेट के नियंत्रण में थी। कृषि, उद्योग और व्यापार पर राजा का क्या था, कठोर नियंत्रण था ना, राजा का कठोर नियंत्रण उस पर होता था। सीता भूमि यानी क्राउन लैंड, तो यह वह जमीन थी जिस पर सीधे राजा का अधिकार होता था। यहाँ दासों, कैदियों और मजदूरों से खेती करवाई जाती थी। भाग किसे कहते थे, तो यह निजी किसानों द्वारा दिया जाने वाला नियमित भू राजस्व था, है ना, टैक्स, जो उपज का 1/6 भाग से लेके 1/4 भाग तक होता था, यानी 1/6 से लेके 1/4 तक, 16.66% से लेके 25% तक ये टैक्स होता था। बलि क्या था, तो यह एक प्रकार का धार्मिक या अतिरिक्त कर था। अशोक ने अपने लुम्बिनी में इसे माफ करने या कम करने की घोषणा की थी, है ना। बलि जो कर था, है ना, ये उत्तर वैदिक काल में क्या था, एक अनिवार्य कर था ना, मैंडेटरी कर, और ऋग वैदिक काल में क्या था, एक राजा को स्वैच्छिक दी जाने वाली गिफ्ट था, है ना, एक तोहफा के रूप में था। तो अशोक के समय में भी चल रहा था और अशोक ने अपने रुम्मन देवी जो अभिलेख था जो लुम्बिनी में मिला था
उसमें इसे माफ करने और कम करने की घोषणा की है, ऐसा उसमें उल्लेखित किया गया है। सिंचाई, तो राज्य द्वारा सिंचाई प्रबंध को सेतुबंध कहा जाता था। किसानों से उदक भाग, है ना, नाम का सिंचाई कर यानी वाटर टैक्स लिया जाता था। तो सेतुबंध, जो सिंचाई प्रबंध को क्या बोलते थे, सेतुबंध कहते थे। और उदक भाग करके एक टैक्स होता था जो कि सिंचाई टैक्स होता था, यानी वाटर टैक्स होता था, वो किसानों से लिया जाता था। सुदर्शन झील, तो गुजरात के गिरनार में सिंचाई के लिए इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने किया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यगुप्त ने करवाया था। ये कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गवर्नर थे। ठीक, आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम देखेंगे, एक शॉर्ट जो है कि समरी देख लेते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा जब आप मौर्य सम्राट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब। तो पहला क्या है कि संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके बारे में देखिए, इन्होंने चाणक्य की सहायता से नंद वंश, यानी जो धनानंद है ना, नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद नाम था उसका, तो धनानंद को हराकर भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब किया था, 322 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, बिंदुसार कौन था, जिनको अमित्रघात भी बोला जाता है। बिंदुसार को क्या बोला जाता था, अमित्रघात। इसे शत्रुओं का विनाशक कहा जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। इसने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। कौन से संप्रदाय को संरक्षण दिया, आजीवक संप्रदाय को संरक्षण बिंदुसार ने दिया था। बिंदुसार है दोस्तों, बिंबिसार ने। बिंबिसार याद रखिएगा दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ये कौन है, बिंदुसार, जो कि मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। तीसरे हैं हमारे महान अशोक, जो कि 261 बीसी के कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु से इन्होंने दीक्षा लिया था, और है ना, और धर्म का नीति शुरू किया था, है ना। भेरी घोष से लेकर धम्म घोष की तरफ ये बढ़ जाते हैं, यानी कि युद्ध नीति को छोड़ के धम्म नीति की तरफ ये बढ़ जाते हैं। इनका जो है कि राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था, और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां पे विजय प्राप्त किया था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक राजा बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था, और उन्होंने इनकी हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना किया था, तो इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसको एक ही जगह पे हम कवर कर लेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में इन्होंने जो है कि मौर्य वंश का स्थापना किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम कौन है, तो गुप्त यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। कब करते हैं, 319 ईस्वी में करते हैं। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य है वो 322 ईसा पूर्व की बात है, और ये कब की है, 319 ईस्वी की बात है। ठीक है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। दूसरे हैं, मतलब तीसरे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसी के दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यानी विक्रमादित्य के दरबार में ही नवरत्न थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन के दरबार में कवि थे कालिदास, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अब हम देखेंगे कि मौर्य प्रशासन बनाम गुप्त प्रशासन, है ना, यानी जो मौर्य प्रशासन सिस्टम था और गुप्त प्रशासन सिस्टम था, उनमें हम कंपैरिजन चार्ट यहाँ पे लगा रखे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो तुलना का आधार यहाँ पे है, उसके बाद मौर्य प्रशासन में क्या था और वो गुप्त प्रशासन में वो आधार पे क्या होता था। तो पहला है प्रशासन का स्वरूप। तो मौर्य प्रशासन में अत्यधिक केंद्रीकृत यानी हाईली सेंट्रलाइज्ड सारी शक्ति राजा और केंद्र के पास हुआ करती थी। जो प्रशासन का जो मुख्य रूप जो है कि पावर किसके पास था,
तो वो राजा के पास हुआ करता था, यानी एक केंद्रीकृत था। और गुप्त शासन में होता है विकेंद्रीकृत, यानी डिसेंट्रलाइज्ड, सामंतवाद का शुरुआत होता है। गुप्त शासन में क्या होता है, सामंतवाद का शुरुआत होता है। हमने पिछले क्लास में जो है कि सामंतवाद के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसमें जाके देखिएगा कि सातवाहन वंश के द्वारा ये शुरू होता है और अपने चरम पे कब पहुंचता है, हर्षवर्धन के समय में अपने चरम पे सामंतवाद पहुंच जाता है। ठीक। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, तो अधिकारियों का बहुत बड़ा और वेतनभोगी तंत्र हुआ करता था मौर्य साम्राज्य में। जो मौर्य प्रशासन सिस्टम था उसमें नौकरशाही यानी तीर्थ और अध्यक्ष का बहुत बड़ा और वेतनभोगी तंत्र हुआ करता था। वहीं गुप्त प्रशासन में नौकरशाही छोटी थी और अधिकारियों के पद वंशानुगत यानी हेरिडिटरी होने लगी थी, यानी जो अधिकारी जो है उनका लड़का ही फिर उस अधिकारी मतलब उस गद्दी पर बैठेगा। नेक्स्ट है भूमिदान यानी लैंड ग्रांट्स, तो अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था, भूमिदान नहीं दी जाती थी। मौर्य साम्राज्य में क्या था, मौर्य शासन काल में अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था, कोई भूमि दान में नहीं दिया जाता था। लेकिन यही ब्राह्मणों और अधिकारियों को बड़े पैमाने पर कर मुक्त भूमिदान दी जाने लगी थी गुप्ता के टाइम में। ठीक है, जिसको अग्रहरा, भूमिदान को क्या बोलते थे, अग्रहरा बोला जाता था। आगे है न्याय प्रणाली यानी जस्टिस सिस्टम, तो न्याय प्रणाली बहुत कठोर थी। कंठक शोधन है ना, और धर्मस्थीय न्यायालय हुआ करते थे। कंठक शोधन और धर्मस्थीय न्यायालय हुआ करते थे मौर्य प्रशासन के समय में। और एक गुप्त प्रशासन में न्याय प्रणाली नरम थी। फाहियान के अनुसार मृत्युदंड दुर्लभ, यानी बहुत ही मुश्किल यानी रेयर इन द रेयरेस्ट केस में मृत्युदंड दिया जाता था, किनके अनुसार, फाहियान के अनुसार। ठीक। अब हम देखें कि मुद्रा प्रणाली कैसा था, तो मुख्य मुद्रा पर्ण थी, चांदी का सिक्का थी ना, सोने के सिक्के उस समय कम थे। मौर्य साम्राज्य के टाइम पे सोने के सिक्के कम थे, चांदी के सिक्के थे जिनको पर्ण कहा जाता था। क्या बोला जाता था, पर्ण। और वहीं पे गुप्त प्रशासन में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा यानी दिनार जारी की गई थी। सबसे सर्वाधिक जो है कि स्वर्ण मुद्राएं कब शुरू की गई थी, तो वो गुप्ता पीरियड में शुरू किया गया था, जिसको दिनार कहा जाता था। ठीक। आगे देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी और शब्दावली, तो जो मौर्यकालीन जो प्रशासनिक और टैक्स वाले जो वर्ड हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उनका कार्य क्या होता था, अर्थ क्या होता था, अर्थ या कार्य, और समतुल्य और आधुनिक शब्द में उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है आधुनिक टाइम में, ये इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला है तीर्थ। तीर्थ एक मौर्यकालीन शब्द है जिसका अर्थ होता था मौर्य प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी। इनकी संख्या कितनी थी, 18 थी। तीर्थ कौन था, मौर्य प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे और इनके कितनी संख्याएं होती थी, 18 होती थी। और आधुनिक काल में जिसको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। दूसरा वर्ड था अध्यक्ष, यानी विभिन्न विभागों के प्रमुख, इनकी संख्या 27 थी। मौर्य काल में विभिन्न भागों, जो विभाग हुआ करता था, डिपार्टमेंट है, उनके जो प्रमुख होते थे उनको बोला जाता था अध्यक्ष बोला जाता था, है ना। और इनकी कुल संख्या कितनी थी, 27 थी। विभागों को सेक्रेटरीट या फिर एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आज के समय में कहा जाता है। नेक्स्ट है सन्निधाता। सन्निधाता यानी राजकोषी कोषाध्यक्ष यानी रॉयल ट्रेजरर, और गुप्त काल में इसको भंडागाराधिकृत कहा जाने लगा था गुप्त काल में। प्रदेष्ट्री क्या था, तो फौजदारी न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को बोलते थे प्रदेष्ट्री। क्या बोलते थे, प्रदेष्ट्री बोला जाता था। और वही आधुनिक समय में इनको बोला जाता है सेशन जज। जो आज के सेशन जज हैं वो मौर्य काल के क्या बोले जाते थे, प्रदेष्ट्री बोले जाते थे। व्यवहारिक, नेक्स्ट वर्ड क्या, व्यवहारिक, तो यानी दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक होता था, यानी जो सिविल कोर्ट है ना, तो सिविल कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक, और वही क्रिमिनल कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्ट्री। तो आज के समय में उसको सिविल जज कहा जाता है, और जो क्रिमिनल कोर्ट वाला है उसको सेशन जज बोला जाता है, और सिविल कोर्ट वाला को सिविल जज कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर है रज्जुक, तो राजस्व और न्याय का ग्रामीण अधिकारी, भूमि नापन जो करता था, राजस्व और न्याय का ग्रामीण अधिकारी और भूमि नापन का भी कार्य करता था, उसको बोलते थे रज्जुक बोला जाता है। और आज के समय में इसको बोलते हैं तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हिरण्य। हिरण्य का मतलब होता है वह कर जो अनाज के बजाय नगद लिया जाता था। अनाज के बजाय जो नगद रुपए पैसे लिए जाते थे उसको, उस टैक्स को बोला जाता था हिरण्य बोला जाता था, और आज के टाइम उसको कैश टैक्स बोला जाता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मौर्य काल की प्रमुख पुस्तकें, है ना। तो मौर्य काल की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं,
तो पहला है दोस्तों अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। इसको किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य का अलग अलग नाम और है 2-3, देख लीजिए। चाणक्य भी इनको बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं, और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त ही है। और यह मौर्य प्रशासन, राजनीति और राजशील यानी स्टेट क्राफ्ट का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? अर्थशास्त्र। आज तो अर्थशास्त्र जो है कि पैसे यानी फाइनेंस को लेके है ना, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे था ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, यानी प्रशासनिक कार्य को कैसे चलाना है उसके बारे में अर्थशास्त्र में दिया गया था। इंडिका किसकी रचना है? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा रचित है। इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और भारतीय समाज के 7 वर्गों का वर्णन दिया गया है। किसमें दिया गया? इंडिका। रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। मुद्रा राक्षस, तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। हालांकि यह गुप्त काल में लिखी गई, लेकिन इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के विनाश की कहानी भी वर्णित की गई। मुद्रा राक्षस में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी दिया गया है, और इसके रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त जी हैं। अशोक के अभिलेख, तो अशोक भारत का पहला राजा था जिसने अभिलेखों के जरिए प्रजा से बात की। इन्हें 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पहली बार पढ़ा गया था। तो जो अशोक का अभिलेख है, तो भारत का ये पहले राजा थे अशोक, जिन्होंने अभिलेख के जरिए प्रजा से अपनी बात को कनेक्ट किया था, है ना। प्रजा तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए भारत में अभिलेखों का प्रयोग करने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो अशोक थे। ठीक। अभिलेखों की लिपियां, तो अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में है। उत्तर पश्चिम में खरोष्टी, अफगानिस्तान में अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रैपिड फायर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का कौन सा राजदूत आया था? तो मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। भारत का मैकियावेली, है ना, मैकियावेली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो चाणक्य, कौटिल्य को मैकियावेली ऑफ इंडिया कहा जाता है। कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। याद रखिएगा 269 में अशोक का जो है कि राज्यारोहण होता है, और उसके 8वें वर्ष ये जो है कि जाते हैं और कलिंग को विजित कर लेते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये 13वें बृहद शिलालेख में पाया जाता है। कितने बृहद शिलालेख थे? तो 13 थे। 13वें में ही कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो श्रवणबेलगोला में बिताए थे, कर्नाटक में जो पड़ता है, और जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और अपनी जो है कि शरीर को त्यागा था। जैन धर्म में एक प्रथा होती है, एक विधि होती है जिसको बोलते हैं संलेखना विधि। उसी के अनुसार इन्होंने अपना जो है कि अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताया था। संलेखना विधि के साथ अपना जो है कि इन्होंने भी अपना शरीर किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन विधि से अपना प्राण त्यागे थे? तो संलेखना विधि से त्यागे थे। याद रखिएगा। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस भिक्षु ने दी थी? तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। कब ये बौद्ध धर्म अपनाते हैं? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग में बहुत भारी मात्रा में मारकाट होता है दोस्तों, जिसकी वजह से ये विचलित हो जाते हैं और युद्ध न लड़ने की घोषणा करते हैं। उसके बाद ये धर्म के रास्ते पे चल देते हैं, और इन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से जो कि दीक्षा लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा है? तो 7 वर्गों में बटा है। मेगास्थनीज ने जो कि भारतीय समाज को 7 भागों में वर्णित किया है कि अपने पुस्तक इंडिका में। ठीक। मौर्य काल में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए किस नए अधिकारी की नियुक्ति हुई? तो धम्म महामात्र की नियुक्ति हुई थी। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्र। अशोक को उसके अभिलेखों में मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो देवनामपीय पियदस्ती के नाम से अशोक को उनके अभिलेखों में जाना जाता है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा का कौन सा राजदूत आया था? तो डाइमेकस आया था। बिंदुसार के समय में सीरिया का जो राजा था उसका राजदूत डाइमेकस जो कि भारत आया था। मौर्य काल में गुप्तचरों यानी स्पाइस को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को
गुढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसको मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में। मौर्य प्रशासन में महिलाओं की देखरेख करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो होता था महामात, स्त्री महामात। क्या कौन होता? स्त्री महामात। सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने बनवाया। ठीक है। अब हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल डेट एंड टाइमलाइन रिकैप। तो 322 में क्या होता है? 322 ईसा पूर्व में होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश का अंतिम जो शासक था धनानंद, उसको मार दिया जाता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। ठीक है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था। ठीक है। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का संलेखना विधि के द्वारा निधन और बिंदुसार का राज्यारोहण, बिंदुसार जो है कि अगला राजा बनता है। और 269 बीसी में यानी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन होता है। 261 ईसा पूर्व में ऐतिहासिक कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन 261 ईसा पूर्व में होता है। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम राजा, कौन से अंतिम राजा? मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या और मौर्य साम्राज्य का पतन और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। 1837 में क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक की ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? 1837 में पढ़ा गया था। ठीक है। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो इसी के साथ दोस्तों आज हमारा ये 3 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, आत्मीय सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा जो ऑप्शन क्या क्या है? आत्मीय सभा की स्थापना 1824 में हुई थी। आत्मीय सभा ने ब्रह्म समाज की नींव रखी थी। तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। चौथा ऑप्शन है आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या है कि आत्मीय सभा की स्थापना 1824 में हुई थी। यह कथन क्या है? गलत है। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या पूछा है? गलत कथन पूछा है। ठीक है। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1824 में हुई थी, यह कथन गलत है। ठीक। चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। 1824 में स्थापना यह गलत है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 के दौरान की थी, न कि 1824 में। एक्चुअली वो 1815 में हुआ था। ठीक है। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में। ब्रह्म समाज की नींव रखी। तो आत्मीय सभा यानी जो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स है, वह पहला वैचारिक मंच था जिसने आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज का रूप लिया। तो अगर पूछेगा कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये भी राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय। ठीक है। कलकत्ता में स्थापना, तो यह संगठन बंगाल के पुनर्जागरण का केंद्र कलकत्ता में ही किया गया था। जो ब्रह्म समाज है या आत्मीय समाज है, इसकी स्थापना कलकत्ता में ही हुआ था। राजा राम मोहन द्वारा स्थापना, तो राजा राम मोहन राय ने ही हिंदू धर्म में एकस्वरवाद यानी मोनोथेइज्म का प्रचार करने और मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए इसको बनाया था। ठीक है। अब हम देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, जिनको भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। ठीक है। तो उपाधियां इनको क्या क्या मिली थी उसको देख लेते हैं। तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राजा राम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता। राजा की उपाधि, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इन्हें राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था। ठीक है। अकबर द्वितीय ने क्या किया था? उनका पेंशन बढ़वाना था, तो उन्होंने राम मोहन राय को
राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था अंग्रेजों से बात करने के लिए। तो याद रखिएगा कि राजा की उपाधि इनको किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। अकेश्वरवाद का समर्थन, तो ये एक ईश्वर यानी वन गॉड में विश्वास करते थे। इनका दर्शन उपनिषदों और इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित था। ठीक है। सती प्रथा का अंत, इन्हीं के कड़े संघर्ष और अभियानों के कारण ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। एक रूल 17 है ना, रेगुलेशन 17, उसके जो है कि तहत सती प्रथा का अंत किया गया था। पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन, इन्होंने आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा का खुलकर समर्थन किया। इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1817 में हुआ था। और डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में इस कॉलेज की स्थापना की थी। निधन, तो 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका निधन हो गया था। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हो जाती है? 1813 में ब्रिस्टल में। ठीक है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्म समाज का ऐतिहासिक विकास, तो ब्रह्म समाज के बारे में देखेंगे कि इसकी विकास कैसे होती है। तो 1814-15 के समय में कलकत्ता में हिंदू धर्म की कुरीतियों से लड़ने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। 1828, तो आत्मीय सभा का नाम और स्वरूप बदलकर ब्रह्म समाज यानी जो ब्रह्म सभा था कर दिया गया। जो पहले आत्मीय सभा था वो ब्रह्मो सभा के नाम से जाना जाने लगा। फिर यही आगे चलकर 1830 में यानी 2 साल बाद जो ब्रह्म सभा था यह आधिकारिक रूप से ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो फिर से याद रखिएगा कि 1814-15 के समय में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। फिर 1828 में आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म सभा किया गया और उसके 2 साल बाद यानी 1830 में ब्रह्म सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर का प्रवेश, तो राम मोहन राय की मृत्यु के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे उनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1842 में ब्रह्म समाज की कमान संभाली थी। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में कब एंट्री करते हैं? 1842 में, है ना। केशव चंद्र सेन का प्रवेश, तो और 1858 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े और इसे बंगाल के बाहर पूरे भारत में फैलाया। तो बंगाल के बाहर पूरे भारत में फैलाने का काम किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। और ये ब्रह्म समाज से कब जो है कि जुड़ते हैं? तो ये 1858 में जुड़ते हैं। कंफ्यूजन देख लीजिए क्या क्या होता है राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती में। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी ये अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारों के समर्थक थे। और वहीं पर दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था ये वेदों को सर्वोच्च मानते थे और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। तो राजा राम मोहन राय वेस्टर्न कल्चर एजुकेशन को प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी इनका मानना था कि वेद ही सर्वोच्च ज्ञान है और इनका एक प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अब ब्रह्म समाज के प्रमुख विभाजन के बारे में हम देखेंगे कि जो ब्रह्म समाज है वो कितने पार्ट में धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है। तो देखो, पहले मूल ब्रह्म समाज इनकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। विभाजन का वर्ष था 1828। एक्चुअली विभाजन का वर्ष नहीं है, 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे ये स्थापना हुआ है। ठीक है, तो हिंदू धर्म को की कुरीतियों से मुक्त करना, एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का विरोध, है ना। एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का विरोध नहीं, एक्चुअली मूर्ति पूजा का विरोध था लेकिन एकेश्वरवाद का क्या था? सपोर्ट था। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज, फिर आगे चलकर ब्रह्म समाज जो है कि आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज 2 पार्ट में टूट जाता है। तो जो आदि ब्रह्म समाज था उसके जो फाउंडर थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो 1842 में आपके ब्रह्म समाज से एंट्री किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने आगे चलकर 1866 में जब इसका फर्स्ट
जो कि डिवाइजन होता है, पहला विभाजन होता है, तो उसमें आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक बनते हैं वो होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, और जो भारतीय जो ब्रह्म समाज के संस्थापक होते हैं वो होते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग सुनिए क्या होता है कि 1858 में केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, और 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं। ब्रह्म समाज आगे बढ़ते बढ़ते 1866 में जाकर ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी जो मूल ब्रह्म समाज था वो गायब हो जाता है। एक पार्ट हो जाता है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा पार्ट हो जाता है भारतीय ब्रह्म समाज। तो जो आदि ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और जो भारतीय ब्रह्म समाज होता है उसके संस्थापक हो जाते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो आदि ब्रह्म समाज के बारे में देखिए क्या है। यह हिंदू धर्म के शुद्ध रूप और उपनिषदों तक ही सीमित रहना चाहते थे। ठीक है, लेकिन वो जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो हिंदू धर्म से परे जाकर सभी धर्मों को, यानी विशेषकर ईसाई धर्म की अच्छी बातें अपनाना चाहते थे। तो ये इनमें डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? आदि ब्रह्म समाज क्या था, वो केवल हिंदू धर्म के ही शुद्ध रूप और उपनिषद को अपनाना चाहते थे, यानी वहीं तक सीमित रहना चाहते थे। लेकिन जो भारतीय ब्रह्म समाज हुआ वो हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म जैसे ईसाई धर्म है ना, इन धर्मों के भी अच्छी बातों को अपनाना चाहते थे। फिर साधारण ब्रह्म समाज, तो इसकी स्थापना किया था आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने किया था। कब किया था? 1878 में, यानी ये ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन हुआ है। केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी नाबालिग बेटी का विवाह करने के कारण नाराज युवाओं ने यह नई संस्था अपनाई थी। क्या हुआ था कि जो केशव चंद्र सेन थे, जिन्होंने बाल विवाह का जो है ना, बाल विवाह इन सब का जो विरोध किया करते थे, उन्होंने खुद अपनी नाबालिग बेटी की जो है शादी कर देते हैं, जिसकी वजह से युवा इनसे नाराज हो जाते हैं और एक नई संस्था की स्थापना करते हैं जिसको बोलते हैं साधारण ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1878 में होती है। कौन कौन थे संस्थापक? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। ठीक, अब हम देखेंगे 19वीं सदी के समाज सुधारक आंदोलन की प्रमुख शब्दावली में। जो 19वीं सदी में समाज सुधारक आंदोलन हुए उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है एकेश्वरवाद। क्या था? एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म। मोनोइथिज्म, इसका मतलब होता है अनेक देवताओं के स्थान पर केवल एक ईश्वर की पूजा करने का सिद्धांत, यानी कि एक ही भगवान को मानना है ना। जैसे जितने अलग अलग नाम से जो भगवान है उसको न मानकर केवल एक ईश्वर को मानना है और उन्हीं को पूजा करना है। तो इसके संस्थापक में कौन थे? ये राजा राम मोहन राय का मुख्य दर्शन था। राजा राम मोहन राय ने जो फिलॉसफी दी थी उसका जो है कि यह मुख्य विचारधारा था कि एकेश्वरवाद को सपोर्ट करते थे। अच्छा, मिरातुल अखबार, तो 1822 में शुरू हुआ भारत का पहला फारसी समाचार पत्र। कौन शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। संवाद कौमुदी, तो बंगाली भाषा का समाचार पत्र था जिससे सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इसकी भी जो है कि ये संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र था इसके भी संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, और ये भारत का पहला जो है समाचार पत्र है, ये भी याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा, तो उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार करने वाली संस्था थी। बाद में ब्रह्म समाज में जो कि मिल जाती है, इसकी स्थापना करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। ठीक है, फिर है शुद्धि आंदोलन, तो हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना चुके लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी के अभियान को शुद्धि आंदोलन कहा गया था। ये चलाया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा सती प्रथा, यानी इसमें क्या था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसी की चिता पर जीवित जला देने की कुप्रथा थी, है ना। तो इसका अंत हुआ था जो है आपका 1829 में नियम 17 द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय हमारे भारत के उस समय यहाँ के गवर्नर थे। ठीक है, भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
तो समाज सुधार का काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें और रचनाकार, तो उस समय के जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं और उसके रचनाकार कौन है उसके बारे में हम देख लेंगे। पहला है हमारा तुहफत उल मुआहिद्दीन। क्या है? तुहफत उल मुआहिद्दीन। तो राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी में लिखी गई पहली पुस्तक थी ना, फारसी में लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तुहफत उल मुआहिद्दीन, यानी अर्थ एकस्वरवादियों को उपहार, यानी गिफ्ट टू मोनोथिज्म, मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। दूसरा बुक था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, है ना, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो राजा राम मोहन राय की पुस्तक जिसमें उन्होंने ईसाइयत की कमियों और ईसा मसीह के शांति के संदेश का वर्णन किया है। तो राजा राम मोहन राय की एक और रचना है जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। थर्ड वन है सत्यार्थ प्रकाश। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदी में रचित आर्य समाज का सबसे पवित्र और प्रमुख ग्रंथ क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ये किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है गुलामगिरी। तो महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित पुस्तक जो अमेरिका के काले दासों को समर्पित थी, है ना। तो गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष तुलना। तो ताराबाई शिंदे द्वारा 1882 में लिखी गई पुस्तक जिसे भारत का पहला आधुनिक नारीवादी लेख माना जाता है। तो भारत का पहला आधुनिक नारीवादी लेख स्त्री पुरुष तुलना किसके द्वारा लिखी जाती है? ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी जाती है। कब लिखी जाती है? 1882 में। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे रैपिड फायर, यानी टॉप वन लाइनर्स रहेगा जिसको हम रैपिड मोड में करेंगे कवर। तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो पहला है 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। मूल नाम इनका क्या था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में वेल्लूर यानी बंगाल में किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जो 1893 में गए थे शिकागो, है ना, विश्व धर्म सम्मेलन में, जो है कि भारत की तरफ से इन्होंने स्पीच दिया था, जो ऐतिहासिक स्पीच है वो दिया था 1893 में। 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फूले ने की थी, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक का रचना किया था। तो 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, है ना, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किसने किया था? तो मैडम H.P. ब्लावात्स्की और कर्नल H.A. ओलकोट, है ना, ब्लावात्स्की और ओलकोट ने किया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में। और इसी वर्ष याद रखिएगा कि आर्य समाज की भी स्थापना होती है जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, जिनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर, और इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो अड्यार, जो आज के वर्तमान में मद्रास में है ना, अड्यार, वहां पे थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्यालय थी। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने किया था। और याद रखिएगा इसी वर्ष इन्होंने यानी 1875 में ही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। यही आगे चलकर आपका 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है। आगे देखते हैं। 1893 में शिकागो धर्म संवाद यानी शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1893 में, है ना। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को माना जाता है। हेनरी विवियन डेरोजियो को यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। पश्चिमी भारत में लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पश्चिमी भारत में लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को
जाना जाता है। ठीक है, लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र का सुकरातनी सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र किसे कहा गया? तो महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? एमजी रानडे को। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, है ना, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्या कहा था? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। किसको? स्वामी विवेकानंद को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में लाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया था। डलहौजी के कार्यकाल में ये पास हुआ था और कैनिंग के कार्यकाल में ये इसकी ड्राफ्टिंग हुई थी। ठीक, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज का विस्तार किसने दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज का विस्तार करने वाले वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो श्रीधरलू, है ना, श्रीधरलू नायडू, श्रीधरलू नायडू ने दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज का विस्तार किया था। और किस नाम से किया था? वेद समाज की स्थापना करके। ठीक है, वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू ने किया था और ब्रह्म समाज का विस्तार था यह दक्षिण भारत में। अब हम जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स हमने पढ़े हैं उसके बारे में एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे एक लास्ट टाइम। 1814-15 में क्या हुआ था? राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। 1828 में जो है कि ब्रह्म सभा, है ना, जो बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, यही 1830 में इसका नाम ब्रह्म समाज हो जाता है। 1829 में क्या होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है ना, रेगुलेशन 17 के द्वारा। ठीक, 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। 1856 में क्या होता है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय ड्राफ्ट और कैनिंग के समय पास यानी पारित हुआ। दोस्तों हमने इसके पीछे उल्टा बोल दिया था अब, लेकिन क्या था कि लॉर्ड डलहौजी के समय इसकी ड्राफ्टिंग हुई थी और कैनिंग के समय में ये पारित हुआ था ना। पारित किसके समय हुआ था? कैनिंग के समय, और ड्राफ्टिंग हुआ था डलहौजी के समय, याद रखिएगा, मैंने वहां पे उल्टा बोल दिया था तो सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट है 1866, ब्रह्म समाज का पहला विभाजन आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में हुआ था। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। फिर 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना होती है। 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा वेल्लूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में गए थे, है ना। तो ये सब आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके या फिर अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए ताकि बार बार आप लोग रिवाइज कर सकें। तो हम आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मतभेद होने के बाद कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की सह स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने? तो हमारे ऑप्शन है मुख्तार अहमद अंसारी, अजमल खान, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों इसमें क्या है? ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास, है ना। तो ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका जब मतभेद हो जाता है तो ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं ना। ये क्या थे? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे और उसके अध्यक्ष बने। तो हम एक बार सारे ऑप्शन के बारे में देखेंगे। तो मुख्तार अहमद अंसारी, तो ये 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो मुख्तार अहमद अंसारी क्या थे? कांग्रेस अधिवेशन के जो मद्रास का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1927 में, उसकी अध्यक्ष था इन्होंने किसे, और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन को पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ठीक है। हकीम अजमल खान, तो ये एक बड़े खिलाफत नेता थे। 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में CR दास जेल में थे, तब अजमल खान ने ही कार्यकारी अध्यक्ष यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। यानी जो 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय क्या हुआ कि चित्तरंजन दास, CR दास जो है ये जेल में थे, तो अजमल खान ही यानी हकीम अजमल खान ही CR दास की जगह पे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू। तो ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक जरूर थे, लेकिन ये पार्टी के महासचिव बने थे, अध्यक्ष नहीं। तो मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये को फाउंडर थे और ये पार्टी के महासचिव थे, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, जो पार्टी थी उसके अध्यक्ष ये नहीं थे। लास्ट है हमारा चित्तरंजन दास। तो ये सही उत्तर था। कांग्रेस से मतभेद होने के बाद ही पार्टी बनाई और ये प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। ठीक, आगे देखते हैं स्वराज पार्टी का मूल आधार। तो स्थापना का कारण 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा ना। जो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद, तो इससे क्या हुआ कि युवाओं और नेताओं में काफी निराशा हुआ। ठीक, जो राष्ट्रवादी लोग थे वो निराश हुए कि ये अचानक से असहयोग आंदोलन इतना सही और पीक पे था, इसको गांधी जी ने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वापस ले लिया था। तो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में ही इसकी स्थापना कर दी जाती थी। और पार्टी का असली नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्या नाम था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे आम बोलचाल में केवल स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1923 को। काउंसिल एंट्री है ना, उद्देश्य। इसका मुख्य लक्ष्य था 1919 के अधिनियम के तहत होने वाले चुनावों में भाग लेना और विधान परिषदों के अंदर जाना। जो 1919 के अधिनियम में जो चुनाव हुए थे, उसके तहत जो चुनाव हुए थे उसमें भाग लेना और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, रणनीति। तो परिषदों में घुसकर सरकारी बजट और अंग्रेजों की नीतियों में अड़ंगा लगाना और सिस्टम को अंदर से खोखला करना इनका प्लानिंग था। इनकी रणनीति या प्लानिंग क्या थी? योजना ये थी कि हम सिस्टम में घुसेंगे और अंग्रेजों के जो नीति है और जो उनकी सरकारी बजट है हम उसमें अड़ंगा लड़ाएंगे और सिस्टम को अंदर से खोखला कर देंगे। ठीक, पार्टी का पतन। तो 1923 में पार्टी अध्यक्ष CR दास के आकस्मिक निधन के बाद यह पार्टी कमजोर हो गई और 1926 के चुनाव में हार जाती। जो स्वराज पार्टी थी जिसकी स्थापना 1923 में हुआ था दोस्तों, वो 1926 में हार जाती है और खत्म हो जाती है। 1925 में एक्चुअली CR दास की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से 1926 में पार्टी हार जाती है और पार्टी का पतन हो जाता है, यानी समाप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन और प्रो चेंजर्स वर्सेस नो चेंजर्स। तो गया अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1922 में। CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने परिषदों में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा था। CR दास जो है 1922 के जो गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें वो अध्यक्ष थे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें हम एंट्री लेंगे, यानी हम चुनाव लड़के उसमें जाएंगे। इस्तीफा। तो कांग्रेस के रूढ़िवादी गुट ने यह प्रस्ताव भारी बहुमत से गिरा दिया और नाराज होकर CR दास क्या किए कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अध्यक्ष पद से क्या किया? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से CR दास ने 1922 वाले में इस्तीफा दे देते हैं। ठीक, तो प्रो चेंजर्स वर्सेस नो चेंजर में कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। प्रो चेंजर्स कौन थे? वे नेता जो गांधी जी के जेल जाने के बाद रणनीति में बदलाव यानी चेंज चाहते थे और चुनाव लड़ना चाहते थे, जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू। और वही नो चेंजर थे वो नेता जो रणनीति में कोई बदलाव नहीं चाहते थे। ये चुनाव का बहिष्कार करके केवल गांधी जी के खादी और छुआछूत निवारण कार्यों पर फोकस करना चाहते थे, जैसे राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। तो प्रो चेंजर में कौन थे? CR दास थे और आपके मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने इन दोनों ने मिलकर ही स्वराज पार्टी की स्थापना की है 1923 में। और नो चेंजर में थे आपके राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि प्रो चेंजर कौन थे और नो चेंजर्स कौन थे, उनके बारे में। तो प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो याद रखिएगा कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, ये सब प्रो चेंजर थे। ये बदलाव चाहते थे। ठीक, ये चाहते थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद सरकार में अंदर जाएंगे और सरकार को अंदर से धीरे धीरे खोखला करेंगे। लेकिन जो नो चेंजर थे यानी रूढ़िवादी गांधीवादी थे, उनका मानना था, वो क्या थे, कौन कौन थे? C राजगोपालाचारी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, वो
देखो प्रो चेंजर में विट्ठल भाई पटेल है और नो चेंजर में वल्लभ भाई पटेल, कंफ्यूज नहीं होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो कि प्रमुख नेता थे नो चेंजर के। मुख्य राजनीतिक रणनीति, तो विधान परिषदों का बहिष्कार खत्म कर चुनाव लड़ना था। ये लोग क्या चाहते थे कि विधान परिषद का जो बहिष्कार चल रहा है उसका जो है उसको खत्म करो और चुनाव लड़ो, और परिषदों का पूर्ण रूप से बहिष्कार जारी रखना। और इनका केवल काम था कि हम परिषद का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने में इनकी सहमति नहीं थी। सिस्टम के प्रति रवैया, तो अंदर से सरकार के कामकाज को बाधा डालना यानी डेडलॉक करने का था, और ये रचनात्मक कार्य यानी कंस्ट्रक्टिव वर्क के माध्यम से जनता को जोड़ना चाहते थे। गांधी जी का समर्थन, तो प्रो चेंजर चाहते थे कि शुरुआत में गांधी जी इनके जो है कि इसके सख्त खिलाफ थे, बाद में मान गए। शुरुआत में क्या था कि गांधी जी जो प्रो चेंजर थे उनके आइडियोलॉजी से के एकदम खिलाफ थे, बाद में जो है कि गांधी जी मान जाते हैं। और नो चेंजर में ये नेता पूरी तरह से गांधी जी के अहिंसक आदर्शों पर चल रहे थे, और जो नो चेंजर थे वो ऑलरेडी गांधी जी का ही दिया हुआ रास्ता था, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि गांधी जी का समर्थन था कि नहीं, है ना। मुख्य फोकस क्षेत्र, तो राजनीतिक और संसदीय संघर्ष यानी पार्लियामेंट्री बैटल था प्रो चेंजर का, और नो चेंजर का फोकस था खादी प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा और हिंदू मुस्लिम एकता। नो चेंजर का मुख्य फोकस क्षेत्र था। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1920 की, जो कि प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली। तो इसमें जो है कि ये स्लाइड जो है ठीक से सेट नहीं हुआ है दोस्तों, हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस स्लाइड में क्या है। देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये कब आया था? 1919 में आया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था, जिसके तहत परिषदों के चुनाव होने थे। परिषदों का चुनाव होने के लिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया था। और 1919 में क्या था? मार्ले मिंटो सुधार आया था ना, ठीक। तो मार्ले मिंटो सुधार का ही अगला चरण था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। द्वैध शासन डायरकी, तो 1919 एक्ट द्वारा प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का बंटवारा हो गया, यानी कि द्वैध शासन, वो जैसे कि दो तरीके के विषय बना दिए गए, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। और वहीं ये क्या था, 1935 के एक्ट द्वारा इसे प्रांतों से समाप्त कर दिया गया था। ये जो 1919 में द्वैध शासन लाया गया था प्रांतों में, उसको 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में समाप्त कर दिया जाता है, याद रखिएगा। गांधी दास पैक्ट 1924, तो गांधी और सी आर दास के बीच समझौता जो हुआ था उसको क्या बोलते हैं? गांधी दास पैक्ट बोलते हैं, जो 1924 में हुआ था। और स्वराज्यों को कांग्रेस का हिस्सा माना गया, है ना। 1916 के लखनऊ पैक्ट जैसा एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता, तो इसके समतुल्य कौन सा था? 1916 के लखनऊ पैक्ट जैसा हुआ था, वैसे ही गांधीदास पैक्ट हुआ था 1924 में। खिलाफत वर्ड का क्या मतलब है? तो तुर्की के खलीफा के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत में चला आंदोलन, है ना, जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। और 1924 में तुर्की में कमाल पाशा द्वारा खलीफा पद समाप्त होने पर खत्म हो गया। तो खिलाफत आंदोलन कब खत्म हो जाता है? देखिए खिलाफत आंदोलन आपका शुरू होता है 1919 में शुरू होता है दोस्तों। ये तुर्की के जो खलीफा है ना, उनके धार्मिक रक्षा के लिए, धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में एक खिलाफत आंदोलन चला था। वो 1919 में शुरू हुआ था दोस्तों ये, और 1924 में ये हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन, तो ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम, स्कूल, अदालत या कपड़े का उपयोग न करना, ये नॉन कोऑपरेशन था, जो कि 1930 की सविनय अवज्ञा का पूर्व रूप था। जो 1930 में सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस चालू हुआ था ना, तो उसका जो है कि ये पूर्व रूप था, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, जो असहयोग आंदोलन था ये दोस्तों कब शुरू हुआ होता है? 1920 में शुरू होता है, और ये 1922 में समाप्त कर दिया जाता है। जब चौरी चौरा हत्याकांड शुरू होता है तो गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। इसी से नाराज होकर तो आगे चलकर नेताओं ने जो है कि 1923 में आपका स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं, ठीक। अच्छा, और देख लीजिए एक बार, हम आपको बता देते हैं कि 1919 में और क्या क्या हुआ था, यहीं पे आप नोट कर लेते करते हुए चलिए।
1919 में और क्या क्या हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों कि रॉलेट एक्ट आया था ना, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, यानी कि बिना ट्रायल के ही जेल कर देना। जलियांवाला कांड जो है ये भी हुआ था, ठीक है। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला कांड, ठीक। जलियांवाला कांड 1919 में हुआ था। अगर डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 13 अप्रैल। ये स्लाइड गड़बड़ हो गया, फिर से लिख देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। पहला था 1919 में रोलेट एक्ट, दूसरा हो गया 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला कांड, ठीक, 13 अप्रैल को, है ना। और खिलाफत आंदोलन भी खिलाफत भी 1919 में ही शुरू हुआ था, ठीक। और याद रखिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है और 1922 में समाप्त हो जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम। तो CR दास की उपाधि, है ना, तो इन्हें भारत की जनता ने प्यार से देश बंधु कहा था। CR दास को भारत की जनता ने क्या बोला था? प्यार से देश बंधु बोला था, यानी फ्रेंड ऑफ नेशन की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस के गुरु, तो CR दास ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु यानी पॉलिटिकल गुरु थे। तो याद रखिएगा CR दास सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे तो CR दास थे। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस यह CR दास का के द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पुस्तक है। तो CR दास ने किस पुस्तक को लिखा था? तो इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखा था। द इंडिपेंडेंस, तो मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रयागराज से शुरू किया गया अंग्रेजी समाचार पत्र। तो द इंडिपेंडेंस समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। कहाँ से? प्रयागराज से। यंग इंडिया, तो महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी, है ना। यंग इंडिया किसके द्वारा शुरू की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। ये साप्ताहिक पत्रिका थी अंग्रेजी भाषा में। नवजीवन, तो महात्मा गांधी द्वारा गुजराती भाषा में प्रकाशित अखबार को, है ना, गुजराती भाषा में प्रकाशित अखबार था नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी का था। अल हिलाल, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा शुरू किया गया प्रसिद्ध उर्दू अखबार। अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। आगे देखते हैं, आप वन लाइनर देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। पहला है असहयोग आंदोलन, ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस घटना के कारण अचानक वापस ले लिया गया? तो चौरी चौरा कांड के द्वारा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। देशबंधु के नाम से किस महान राष्ट्रवादी को जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो CF एंड्रयूज को जाना जाता है। दीन बंधु, है ना, देखो दीन बंधु है CF एंड्रयूज और देश बंधु है CR दास, भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। देश बंधु CR दास और दीन बंधु CF एंड्रयूज। स्वराज पार्टी की आधिकारिक रूप से स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी, 1 जनवरी 1923 को हुई थी, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी 1923 के चुनाव में किस परिषद में सबसे बड़ी सफलता हुई? तो केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल असेंबली में 101 में से 42 सीटें जीती थी स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनाव में, ठीक। केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। केंद्रीय विधानसभा का पहला अध्यक्ष जो भारतीय अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल थे ना। 1925 में स्वराज पार्टी के टिकट पर ये बनते हैं, ठीक। कांग्रेस का 1922 का ऐतिहासिक अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें दास ने इस्तीफा दे दिया था? तो गया में हुआ था, बिहार के गया में हुआ था 1922 में, ठीक। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में किन 2 भाइयों ने किया था? तो अली बंधु ने किया था। कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। कब शुरू किया था? 1919 में किया था। किस अधिनियम को भारतीय जनता द्वारा काले कानून यानी ब्लैक एक्ट की संज्ञा दी जाती है? तो रॉलेट एक्ट को दिया जाता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला जाता है जो कि 1919 में
लागू किया गया था। यानी इसमें क्या था ना दोस्तों कि बिना ट्रायल के ही आपको जेल डाल दिया जाता था। 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा अधिवेशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1921 का अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन था, उसके कार्यकारी अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। ठीक है, कौन थे? हकीम अजमल खान थे। साइमन कमीशन 1927 का भारतीयों द्वारा पूर्ण बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसके सभी सदस्य, जो 7 सदस्य साइमन कमीशन में आए थे, वो सभी श्वेत थे, यानी अंग्रेज थे, है ना, गोरे लोग थे। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में कौन सी ऐतिहासिक रिपोर्ट पेश की थी? तो नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की थी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं। ठीक है, भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट था जो 1928 का ये मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट था, ये भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय कि संविधान 1900 जो है कि 50 में बना नहीं। ये बहुत एक मतलब चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से बनाया गया है। अब यही सोच लो जो कि नेहरू रिपोर्ट है, यही भारत का भारत का जो संविधान है उसका पहला ड्राफ्ट यही है, 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है, जिसको मोतीलाल नेहरू ने दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि संविधान का निर्माण का जो विचार और जो कार्य था वो कितना पहले से शुरू हो चुका था। और ये जो ड्राफ्ट था ये इसलिए पारित नहीं हो पाता क्योंकि ये बहुत कम समय में तैयार करने के लिए बोला गया था, है ना। मैकडोनाल्ड थे, उसे रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा बोला गया था संविधान बनाने के लिए, तो उसमें ये तत्काल बना दिया गया। तो बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें शायद 25-30 जो है कि नियम ही दिए गए थे। तो आपको इसको चाहिए तो डिटेल में हम आपको एक स्लाइड लगा के इसके बारे में बता देंगे, है ना, नेहरू रिपोर्ट के बारे में। कांग्रेस के भीतर चुनाव लड़ने की मान्यता किस समझौते के तहत स्वराजियों को मिली थी? तो गांधीदास पैक्ट 1924 में जो हुआ था। ठीक, है ना। तो गांधीदास पैक्ट 1924 में जो हुआ था, तो कांग्रेस के भीतर चुनाव लड़ने की मान्यता इसी समझौतों के तहत स्वराजियों को मिलता है। अब क्रोनोलॉजिकल डेट एंड टाइमलाइन रिकैप कर लेते हैं। तो 1919 में क्या हुआ? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, है ना, 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का अधिनियम भी लाया गया था। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 1920 में क्या हुआ? 1 अगस्त को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है, जो कि 1922 में समाप्त हो जाती है। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? यूपी के गोरखपुर में ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड होता है, जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। दिसंबर 1922 तो कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है। दिसंबर 1922 में सी आर दास का परिषद प्रवेश प्रस्ताव नामंजूर और उनका इस्तीफा, है ना। यानी जो सी आर दास का प्रस्ताव था कि हम लोग अब चुनाव लड़ेंगे, परिषद में एंट्री लेंगे और सरकार को अंदर से खोखला करेंगे, लेकिन ये नामंजूर हो जाता है। इसलिए सी आर दास जो है कि इस्तीफा दे देते हैं और 1923 में यानी 1 जनवरी 1923 को ही कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1923 सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना। 1924 में क्या हुआ था? गांधीदास पैक्ट हुआ था। स्वराजियों और गांधी जी के बीच विवाद को सुलझा लिया गया और चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा पहली और आखिरी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कि कर्नाटक के बेलग्राम में है ना, वहां पे इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। 1925 में क्या हुआ था? तो सी आर दास का निधन हो जाता है। स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, अच्छा, तो हमने आपको बोला था कि हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में बता देंगे। तो ये 1928 में लाया गया था, है ना। इसमें क्या हुआ था? जो भारत सचिव है ना, लॉर्ड बर्कनहेड, उनकी चुनौती थी कि एक ऐसा संविधान बनाओ जिस पर सभी दल सहमत हो। ठीक है, 1928 में एक्चुअली ये हुआ कि जो लॉर्ड बर्कनहेड हैं, उन्होंने चुनौती दिया कि आप लोग एक ऐसा संविधान बनाइए जिसपे सारे दल जो है कि सहमत होंगे। तो इसके जो अध्यक्ष रहते हैं ना, वो होते हैं मोतीलाल नेहरू और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। और अगस्त 1928 की ये बात है दोस्तों। ठीक है, तो
इसमें जो है कि नेहरू रिपोर्ट में कुल मिलाकर 19 मौलिक अधिकारों के बारे में 19 मौलिक अधिकारों के यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया था कि उनकी मांग थी कि हमको ये 19 मौलिक अधिकार की मांग उसमें ये करते हैं, जैसे वयस्क मताधिकार, महिलाओं को समान अधिकार शामिल था, है ना? केंद्र को मजबूत चाहते थे, यानी जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र सरकार के पास हो, और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ये डिमांड था इनका, है ना? और संयुक्त निर्वाचन मंडल चाहते थे, ये पृथक निर्वाचन मंडल जो था उसका अंत चाहते थे कि ये जो पृथक निर्वाचन मंडल है, यानी जैसे मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, सिख के लिए अलग, तो उसको हटाकर संयुक्त निर्वाचन मंडल का इन्होंने इसमें डिमांड किया था। लेकिन उसमें इन्होंने ये प्रावधान कर दिया था कि जो अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों को रिजर्व रखा जाएगा। डोमिनियन स्टेट का भी डिमांड था कि जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन औपनिवेशिक साम्राज्य, है ना? डोमिनियन स्टेट का इसमें चर्चा था। तो ये नेहरू रिपोर्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको ये बता दिया है, और इसी के साथ हमारा जो है कि आज का क्लास समाप्त होता है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।